नमस्कार बच्चों, पावर माइंड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम फिर से मिल चुके हैं। 7:15 एग्जैक्ट टाइम हो चुका है और आज का क्या अपडेट है, जो भी करंट अफेयर्स, कल की जो बेस्ट न्यूज है वो आपके सामने पेश की जाएगी विद बेस्ट एनालिसिस और बेस्ट डिटेल के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बच्चों। चलिए देखो बच्चों, वक्त वो आ गया है जिसका तुझे इंतजार था। ध्यान से सुनना, वक्त वो आ गया है जिसका तुझे इंतजार था, बनके दिखा सितारा जिसके लिए तू बेकरार था। ठीक है, वक्त वो आ गया है जिसका तुझे इंतजार था, बनके दिखा सितारा जिसके लिए तू बेकरार था। तो बच्चों, आपकी एग्जाम सर पे है, चाहे वो एसएससी जीडी वाले हो, एसएससी वाले हो, ठीक है, सीएचएसएल वाले हो या बैंक वाले हो, आपकी एग्जाम सर पे है। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है, बार बार मौके नहीं आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। ये रहा पहला क्वेश्चन। सीएमआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की है? भाई दिसंबर का डेटा आ गया है बेरोजगारी का, भारत देश का, और उसमें सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की है और उस रिपोर्ट में इसने जो डेटा दिया है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि देश का सबसे बेरोजगार राज्य। अच्छा, बेरोजगारी कहते किसे हैं? एक ऐसा समय या ऐसा अंतराल जिसमें व्यक्ति को एक नौकरी नहीं मिलती है, पैसा कमाने का साधन नहीं मिलता है, उसे हम बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें इंसान नौकरी नहीं पा सकता है। इस सिचुएशन ए पर्सन नॉट बीइंग एबल टू फाइंड ए जॉब, मतलब एक ऐसी अवस्था या ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के पास कमाई का कोई साधन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं भाई? बेरोजगारी कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी दर्ज की है वो हरियाणा ने दर्ज की है। ये बड़ा ही चौंकाने वाला है, बल्कि हरियाणा की पॉपुलेशन बहुत कम है भाई, ठीक है, और ठीक ठाक वहां पर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी जो क्या कहते हैं बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। देखो, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 16 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। अगर पिछले 16 महीनों को लगातार देखें तो दिसंबर में ये 8.3% बेरोजगारी दर पहुंच गई है, मतलब हमारी आबादी का। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम भाई, ठीक है। हाँ बेटा, हरियाणा है, ठीक है। तो लगभग अगर 100 इंसान है तो उसमें से 8.5 इंसान बेरोजगार है, मगर हमारी 138 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उसमें से 8.5% इंसान बेरोजगार है पूरे के पूरे देश में। इस वक्त दिसंबर की प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। सीएमआई ने कहा कि यह वृद्धि आंशिक रूप से श्रम भागीदारी दर में वृद्धि के कारण हुई है, ठीक है। श्रम भागीदारी दर में वृद्धि के कारण, जब श्रमिक, ठीक है, जब श्रमिक अपने काम को छोड़कर किसी दूसरे काम में भागीदारी दिखाते हैं उसको श्रम भागीदारी कहता है, उसकी वजह से हुआ है। और शहरी बेरोजगारी दर दिसंबर में 10.09%, जो हमारी अर्बन बेरोजगारी है, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, शहरी बेरोजगारी, वो कितनी है भाई? 10.09। और हमारी ग्रामीण बेरोजगारी, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की, रूरल एरिया की बेरोजगारी है, वो रह गई है 7.44%, मतलब शहरों में बेरोजगारी ज्यादा है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। और देखो, जो हरियाणा है, अपना पड़ोसी हरियाणा, उसकी जो प्रतिशत दर रही है बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, वो रही है 37.4, मतलब हरियाणा में 100 आदमी में से 37 आदमी बेरोजगार है। ये बहुत बड़ी विकट समस्या है। हरियाणा में 100 आदमी में से 37 आदमी बेरोजगार हैं और यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा के बाद नंबर आता है अपने राजस्थान का। हम भी कम कच्छ नहीं है, ठीक है, हम भी कुछ कम नहीं है बेरोजगारी की दर में। गुड मॉर्निंग बेटा। हमारी भी बेरोजगारी दर है 28.5 और तीसरे नंबर पर रहा है दिल्ली। दिल्ली की बेरोजगारी दर रही है 20.8। तो हरियाणा की बेरोजगारी दर रही है भाई 37.4% और राजस्थान की बेरोजगारी दर रही है 28.5% और दिल्ली की बेरोजगारी दर रही है 20.8%। तो ये आपको तीनों के तीनों राज्य याद रहने चाहिए, तीनों के तीनों राज्यों के बारे में आपको पता रहना चाहिए।
अच्छा, अब यहां तो पूछ लिया गया है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्य की है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि सबसे कम बेरोजगारी दर किस राज्य की है। मतलब सबसे कम बेरोजगारी दर का मतलब कि उस राज्य में जॉब सबसे ज्यादा मिला है, बेरोजगार लोग कम है। ठीक है, तो उस पर टॉप किया है उड़ीसा ने। आप चौक चौक जाओगे उड़ीसा। अगर हम उड़ीसा की बात करें, सबसे कम बेरोजगारी में उड़ीसा एक नंबर पे 0.9%। मतलब लगभग लगभग 100 आदमी में से एक आदमी बेरोजगार है, और इसको नेग्लिजिबल किया ही जा सकता है, क्योंकि हर हरियाणा वाले पढ़ाई से ज्यादा पहलवानी पर ध्यान देते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन पहलवानी पर ध्यान देने का मतलब ये थोड़ी है, इससे पहले हरियाणा ठीक ठाक था, अचानक ये दिसंबर में बढ़ी है, सर्दी के टाइम में बढ़ी है। ठीक है, हो सकता है लोग जॉब छोड़कर बैठ गए, सर्दी की वजह से बाहर नहीं जा रही हो। ठीक है, तो पहलवानी कोई इसमें रीजन नहीं है, पहले हरियाणा ठीक ठाक था। ठीक है, अभी दिसंबर की प्रेजेंट की बात हो रही है, तो घटती बढ़ती रहती है भाई। ठीक है, उड़ीसा की है बेरोजगारी दर 0.9%। और गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात है दूसरे नंबर पर 2.3%। गुजरात की बेरोजगारी दर है 2.3%, और कर्नाटक की बेरोजगारी दर है 2.5%। तो यहां पर आपसे पूछ लिया गया कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर किसकी है, वो स्टेट है हरियाणा 37.4, उसके बाद है राजस्थान 28.5, और तीसरे नंबर पे दिल्ली 20.8। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम बेरोजगारी दर किसकी है, तो सबसे कम है भाई उड़ीसा की 0.9%, उसके बाद है गुजरात 2.3%, और उसके बाद आता है कर्नाटक 2.5%। तो ये बेरोजगारी का डेटा अभी लेटेस्ट दिसंबर का है। अगर हम बात करें CMIC की, ये जो इंस्टीट्यूट है CMIC, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी भाई। CMIC की स्थापना 1976 में हुई थी, और ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके MD कौन है, महेश व्यास। महेश व्यास इसके MD है। इसने ये रिपोर्ट जारी की है CMIC ने। ठीक है, CMIE ने, तो यह आपको पता रहना चाहिए। तो इसका आंसर है हरियाणा। अब इन राज्यों की बात कर लेते हैं, बताओ जल्दी से। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी भी क्या है भाई, चंडीगढ़। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। अब इनके चीफ मिनिस्टर की बात लेते हैं, मनोहर खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और इसके जो गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। ठीक है, जो हरियाणा है उसके चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के जो गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। आप सभी को पता है पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है भगवंत मान इस वक्त किसके चीफ मिनिस्टर है, पंजाब के मुख्यमंत्री है, और पंजाब के जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है भाई, पंजाब के मुख्यमंत्री। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग भाई सभी को, जल्दी से लाइव आ जाओ सभी लोग। भगवंत मान चीफ मिनिस्टर है, बनवारी लाल पुरोहित क्या है, गवर्नर है। राजस्थान के कौन है भाई, अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। और राजस्थान के अगर गवर्नर की बात करें तो कलराज मिश्र राजस्थान के क्या है, गवर्नर है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में है एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट गिरा के चीफ मिनिस्टर के पद पर अपना धावा बोल दिया है। और अगर हम इसकी बात करें गवर्नर की, तो बनवारी लाल पुरोहित क्या है, गवर्नर है महाराष्ट्र की। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ सकता है एग्जाम में और आएगा ही। किस देश ने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ही देश है जो नेपाल की सहायता करता है पीछे से, उसका नाम है चाइना। तो चाइना की मदद से, चाइना ने इसके लिए लगभग 215 मिलियन लोन दिया है भाई, $215 मिलियन का लोन दिया है, सॉफ्ट लोन दिया है। ठीक है, एक तो होता है हार्ड लोन और एक होता है सॉफ्ट लोन।
हार्ड लोन का मतलब होता है कि आपको बहुत जल्दी टाइम लिमिट में ही चुकाना है और उस पर जो ब्याज दर होती है वो भी ठीक ठाक होती है, 10% 12%। और एक होता है, आपने सुना होगा, सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन का मतलब होता है कि आप धीरे धीरे आराम से चुका देना और ब्याज की दर भी कोई ज्यादा नहीं होती, 4-5% के आसपास ही होती है। तो सॉफ्ट लोन दिया था चीन ने नेपाल को। और नेपाल का तीसरा, इससे पहले अगर 2021 से पहले चले जाए तो नेपाल में केवल एक ही इंटरनेशनल पोर्ट था। नेपाल में इससे पहले अगर 2021 से पहले चले जाए ना तो नेपाल में केवल और केवल एक ही इंटरनेशनल पोर्ट था, जिसका नाम था त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, पहला एयरपोर्ट है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नेपाल का काठमांडू में है। उसके बाद अभी 2022 में अभी दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल में खुला है, जिसका नाम है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और जो तीसरे नंबर का अभी लेटेस्ट खोला है चाइना की मदद से, ठीक है, और चाइना की मदद से जो खोला है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, खतरनाक नाम है भाई, पुष्प कमल दहल प्रचंड, जो इस वक्त नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने पोखरा में चीनी सहायता से निर्मित देश के तीसरे अंतरराष्ट्रीय अड्डे का उद्घाटन किया है। बहुत मायने रखता है कि एक देश है जिसमें अब तीसरा एयरपोर्ट खुला है। 2022 से पहले तो वहां पर केवल एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। ठीक है, और पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेपाल चीन बेल्ट, ठीक है, एंड रोड इनिशिएटिव सहयोग की एक प्रमुख योजना है, BRI। ठीक है, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना की एक स्वर्णिम योजना है, जो देशों को बांधने का काम करती है, विकास कराने का काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें चाइना का इंटरेस्ट ज्यादा है उन देशों को अपनी तरफ खींचने के लिए लोन देकर। ठीक है, तो BRI के तहत ये बना है और इसका निर्माण चीनी ऋण की सहायता से हुआ है। और वो ऋण जो मैंने आपको बताया था, $15 मिलियन इसको सॉफ्ट लोन दिया था चाइना ने। तो इस देश का नाम है नेपाल, जहां पर तीसरा एयरपोर्ट खुला है। अब कर लेते हैं बांग्लादेश की थोड़ी सी बात। जरा बताओ, बांग्लादेश की उस देश का नाम है नेपाल। बांग्लादेश की राजधानी बताओ भाई, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है टका। बांग्लादेश की करेंसी है टका। आगे देखो, भूटान की अगर बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। आप सभी को पता, अपना पड़ोसी है। भूटान की राजधानी थिम्पू और इसकी मुद्रा या करेंसी है नगलट्रम। नगलट्रम, मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं भाई, नगलट्रम। नगलट्रम किसकी करेंसी है? भूटान की। और अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाली रुपया इसकी करेंसी है, हम सभी को पता है, नेपाली रुपया इसकी करेंसी है। और अगर हम म्यांमार की बात करें तो नेपीद्यू, नेपीद्यू, इंग्लिश में लिखता हूं मैं नेपीद्यू। और अगर म्यांमार की करेंसी की बात करें तो म्यांमार कयात, म्यांमार कयात इसकी करेंसी का नाम है KYAT, म्यांमार कयात। तो आपको ये अपने चारों पड़ोसी देश है, इनकी मैंने एक तरफ राजधानी लिखी है और एक तरफ इनकी मुद्राओं के नाम लिखे हैं। जो भी आपको बोर्ड पर दिखेगा उसके बारे में आपको सब कुछ पता रहना चाहिए। राम राम भाई सभी लोगों को। सभी बच्चों को राम राम भाई। जाग जाओ सभी लोग, ठीक है। सर्दी बढ़ रही है लेकिन आपको जागना है, क्योंकि सर्दी आपको रोक नहीं सकती। उस सर्दी को चीर कर आपको आगे बढ़ना है, तभी कुछ मिल पाएगा बेटा। आगे देखो, हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कौन से सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अभी अभी 108वां सम्मेलन कंप्लीट हुआ है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अभी अभी 108वां सम्मेलन क्या हुआ है? संपन्न हुआ है। और देखो ये है क्या चीज, ध्यान से देखना। भारतीय विज्ञान कांग्रेस को भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग आज से नहीं हुई है, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1914 से। 1914 से ये चलता आ रहा है और इसमें लगभग 30,000 से ज्यादा, 30,000 से ज्यादा जो वैज्ञानिक है वो भाग लेते हैं।
30,000 से ज्यादा वैज्ञानिक इससे जुड़े हुए हैं, ये लोग भाग लेते हैं। हमें पढ़ाई के लिए तो कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल बेटा, आपको पढ़ाई के लिए कोई भी नहीं रोक सकता, ना ही आपके माँ बाप रोक सकते हैं, ना ही आप खुद रोक सकते हो, और ना ही ये सर्दी। अरे सर्दी की क्या औकात है, चीर के निकल जाओ, ठीक है। आगे देखो, और इसकी स्थापना 1914 में हुई है, देखो भाई, ठीक है। और प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका सम्मेलन किया जाता है, ठीक है। ये कांग्रेस जो शब्द जुड़ा है, तो आप इसको कांग्रेस से मत जोड़ो, ठीक है। जब भारत देश को आजादी नहीं मिली थी, ये 1914 में ही बन गई थी, ठीक है। 1914 से बनी हुई है, तो इसका काम है भारत देश में वैज्ञानिकतावाद को बढ़ावा देना, ठीक है। हमारे देश में रिसर्च को, वैज्ञानिकवाद को बढ़ावा देना, और तरक्की हम कैसे करते हैं, और विज्ञान से जुड़े सभी मसलों पे इस पे चर्चा की जाती है। 30,000 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल वैज्ञानिक इसमें भाग लेते हैं, और इसमें जो हमारे नोबेल ल्यूरेट होते हैं, जो नोबेल प्राइज विजेता है, वो भी इसके अंदर भाग लेते हैं। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस इस बार मुख्य विषय महिला और सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और तकनीक का रखा गया है, ठीक है। तो ये इसका मुख्य विषय महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ और सतत विकास के साथ और विज्ञान के साथ देश की तरक्की होनी चाहिए। और आप सभी को पता है कि 1914 में जब इसका पहला सेशन हुआ था, तो यह हुआ था एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, मैंने एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशियाई समाज। जरा बताओ, एशियाई समाज की स्थापना किसने की थी? एशियाई समाज की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने, ठीक है, सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और 1784 में आपको पता है इसकी स्थापना की गई थी। तो इसी एशियाटिक सोसाइटी के जो जगह है, वहां पर पहली इसकी बैठक हुई थी 1914 में। तो 108वां सेशन था भैया, और पहला हुआ था 1914 में, यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ओडिशा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? विच इनिशिएटिव ऑफ ओडिशा स्टेट हैज बीन अवार्डेड विद यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023? कालिया योजना, जगा मिशन, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना और सर्वक्षम योजना। तो इस योजना का नाम है जगा मिशन। और जगा मिशन का मुख्य उद्देश्य जो वहां की कच्ची बस्तियां है, जो वहां का स्लम एरिया है, उसको कन्वर्ट करना, डेवलपमेंट करना, वहां पर रोड बनाना, ठीक है, स्ट्रीट लाइट बिछाना, ठीक है, नालियां बनाना, वाटर पहुंचाना, ठीक है, उनको रोजगार देना। तो जो उड़ीसा की कच्ची बस्तियां हैं उनको कन्वर्ट करना है, कहां पर? उनको कन्वर्ट करना है बी, बिल्कुल सही है बेटा, जगा मिशन, ठीक है। तो कच्ची बस्तियों को कन्वर्ट करना है और रीऑर्गेनाइज करना है, उनको सही तरीके से वहां पे डेवलप करना है। तो ओडिशा राज्य ने हाल ही में अपना 5T पहल जगा मिशन के लिए यह अवार्ड जीता है। और जगा मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम, जो भी वहां की कच्ची बस्तियां पूरे के पूरे उड़ीसा राज्य में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लागू है, और उनको कन्वर्ट किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, उनको सही तरीके से बनाया जा रहा है। जो वहां के रेजिडेंट है उनके लिए बाकायदा मकान बनाए जा रहे हैं, उनको स्ट्रीट लाइट दी जा रही है, उनको बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, वहां पर रोड बनाए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था की जा रही है, स्कूलों की व्यवस्था की जा रही है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और प्रत्येक राज्य को ऐसा करना भी चाहिए, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो अपनी मुंबई की सबसे बड़ी कच्ची बस्ती है धारवी का प्रोजेक्ट लिया है अडानी ने। आप सभी को पता है, मैंने बनाया भी था आपको कि अडानी ने धारवी का प्रोजेक्ट ले लिया है और धारवी भी अब डेवलप होगी, ठीक है। तो देखते हैं धारवी कब डेवलप होती है। जगा मिशन इससे पूर्व 2019 में यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जीत चुका है। यह ऑलरेडी ये अवार्ड 2019 में जीत चुका है, और अगर इसने बेहतर काम किया है तभी यह संभव है कि 2023 में फिर से इसको यह अवार्ड मिला है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसने इतनी ही मेहनत से ये किया है, तभी इसको वापस ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस पहल को भारतीय भू स्थानिक उत्कृष्टता पुरस्कार, इंडियन जियो स्पेशल एक्सीलेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और इस इनिशिएटिव की स्थापना 2017 में की गई थी।
जग्गा मिशन की स्थापना 2017 में की गई थी। और अगर हम देखें बाकी के योजनाओं को तो कालिया योजना भी उड़ीसा की है। कृषक असिस्टेंट, ठीक है, जो अपने किसान भाई लोग हैं उनको सहायता दी जाती है एग्रीकल्चर के अंदर। तो कालिया योजना भी किससे संबंधित है? इसका फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम, और कालिया योजना उड़ीसा में चल रही है 2019 से। तो ये योजना भी उड़ीसा की है और बहुत अच्छी योजना है, ठीक है। और देखो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक के पिताजी, ठीक है, उनके नाम पे एक योजना चल रही है स्वास्थ्य से संबंधित। यहां पर हेल्थ कार्ड बांटे जाते हैं। जैसे अपने राजस्थान में आप सभी को पता है चिरंजीवी योजना चल रही है, तो चिरंजीवी योजना इसी से इंस्पायर्ड हुई है। ये पहले चल रही है उड़ीसा के अंदर। अगर हम इसकी बात करें तो इसको खोला गया था 2018 में, इस योजना को खोला गया था 2018 में। और पर फैमिली 5 लाख पर परिवार, एक परिवार को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ बीमा दिया जाता है इसके द्वारा। एक परिवार को 5 लाख, एक सदस्य को नहीं, पूरे के पूरे परिवार को 5 लाख आपको स्वास्थ्य बीमा हेल्थ कार्ड बांटा जाएगा, ठीक है। बीमा होता है, आप आराम से अपनी इलाज करवा सकते हैं। और इसी से इंस्पायर्ड होकर 2021 में राजस्थान में चली है चिरंजीवी योजना। और चिरंजीवी योजना सेम टू सेम डिट्टो कॉपी है। ये भी हेल्थ कार्ड बांटे जाते हैं। इसका भी क्राइटेरिया वही है, 5 लाख पर परिवार, ठीक है। तो राजस्थान की चिरंजीवी योजना इसी से इंस्पायर्ड है, डिट्टो कॉपी है। उसमें भी 5 लाख का बीमा दिया जाता है एक परिवार को, ठीक है, चिकित्सा बीमा। और देखो सर्वभक्षम योजना, अगर हम सर्वभक्षम योजना की बात करें तो ये भी उड़ीसा से संबंधित है और ये भी स्टार्ट हुई थी 2018 में। अगर हम सर्वभक्षम योजना की बात करें तो ये भी उड़ीसा की योजना है। इसके अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अवैध निर्माण किया जाता है, उसको रोकने के लिए सर्वभक्षम योजना। तो दीज ऑल प्लान्स आर बिलोंग्स टू ओडिशा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जग्गा मिशन। कालिया योजना किसानों को सहायता प्रदान करती है। जग्गा मिशन स्लम एरिया को, कच्ची बस्तियों को अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। 10 करोड़ दिया, 10 कर दिया, अच्छा अब 10 लाख कर दिया गया है, ठीक है। और बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना 2018, इसमें स्वास्थ्य कार्ड बांटे जाते हैं। और सर्वभक्षम योजना इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए। तो बताओ जरा उड़ीसा की राजधानी क्या है भाई? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है भाई? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा के गवर्नर कौन है भाई? गणेशी लाल। जल्दी से रिकॉल करो, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गवर्नर का क्या नाम है? गणेशी लाल, ठीक है। ओके बेटा, 10 लाख कर दिया है। आगे चलो। देखो बच्चों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, ठीक है। एसएससी ब्रह्मास्त्र, अभी अभी ब्रह्मास्त्र मूवी आई है, किसकी? रणबीर कपूर की, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र मिशन चलाया है आपके लिए हम लोगों ने। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी को क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर या किसी भी पद पर जाना चाहते हैं, तो आपको ये वाला अवेलेबल है। आप इसको अवेल कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और आप इसको आराम से डिस्काउंट पे भी ले सकते हैं। 70% ऑफ चल रहा है, स्वर्णिम अवसर है आप लोगों के लिए। तो ये कभी भी हो सकता है। अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए, तो इसका जरूर लाभ ले सभी बच्चे, ठीक है भाई। आगे चलो भाई। किस ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट शतकों के मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ा है? किस खिलाड़ी ने सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ा है? सर डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के एक महान बल्लेबाज है और ऑस्ट्रेलिया के ही नहीं पूरी दुनिया के एक महान बल्लेबाज रहे हैं सर डॉन ब्रैडमैन। जिस इंसान ने उनको पीछे छोड़ा है उसका नाम है स्टीव स्मिथ। जिस इंसान ने उनको पीछे छोड़ा है उस इंसान का नाम है स्टीव स्मिथ। तो स्टीव स्मिथ ने सबसे अधिक टेस्ट सेंचुरी के मामले में ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक के मामले में वो मैथ्यू हेडन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गए हैं और ब्रैडमैन के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में
29 शतक है। अब स्टीव स्मिथ से आगे रिक्की पॉन्टिंग है। एक बार जरा ध्यान से देखना, देखो अगर हम बात करें तो रिक्की पॉन्टिंग के खाते में इस वक्त कितने शतक दर्ज है भाई? 41 शतक दर्ज है। स्टीव वॉ की बात करें तो स्टीव वॉ के खाते में दर्ज है 32 शतक। इस वक्त मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा रिक्की पॉन्टिंग। और स्टीव स्मिथ और क्या कहते हैं, मैथ्यू हेडन। स्टीव स्मिथ और मैथ्यू हेडन ये दोनों बराबर चल रहे हैं भाई। इस वक्त स्टीव स्मिथ किसके साथ खड़े हैं? मैथ्यू हेडन के साथ। दोनों के 30-30 शतक है। कुछ ही दिन में वो इससे भी आगे निकल जाएंगे। और सर ब्रैडमैन की अगर हम बात करें, तो ब्रैडमैन के टोटल शतक थे 29। तो ब्रैडमैन को सर पास कर चुके हैं कौन? स्टीव स्मिथ। और स्टीव स्मिथ वर्तमान में मैथ्यू हेडन के साथ खड़े हैं, 30-30 है दोनों के, कुछ दिन में आगे निकल जाएंगे। इससे ऊपर है स्टीव वॉ 32 और सबसे ज्यादा है रिक्की पॉन्टिंग के शतक। अब तो ये तो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की बात कर ली, अब थोड़ी हमारे खिलाड़ियों के बारे में बात हो जाए, ठीक है? तो हमारे यहां पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक किसके है भाई? बताओ। सचिन तेंदुलकर। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक सचिन तेंदुलकर 51 है। उसके बाद नंबर आता है द्रविड़ का, राहुल द्रविड़ के हैं 36। राहुल द्रविड़ के बाद गावस्कर का नंबर है और गावस्कर के हैं सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर के कितने हैं भाई? 34 शतक है सुनील गावस्कर के। और वर्तमान में ऐसा खिलाड़ी जो इस वक्त खेल रहा है विराट कोहली, उसके कितने हैं? 27। विराट कोहली के 27 है। तो ये हमारी सिचुएशन है। हमारे यहां पर सबसे ज्यादा शतक किसके हैं? सचिन तेंदुलकर के। मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं बेटा, ठीक है, वनडे की नहीं, टेस्ट क्रिकेट की। सचिन के 51, द्रविड़ के 36, गावस्कर के 34 और कोहली के 27। अभी कोहली में पोटेंशियल है, वो सरपास करते हैं सचिन तेंदुलकर को अगर परफॉर्मेंस ठीक रही तो। और ऑस्ट्रेलिया का कच्चा चिट्ठा आपके सामने है। अभी वो मैथ्यू हेडन के साथ 30 पे है, सर डॉन ब्रैडमैन को पास कर चुके हैं। अभी उन्हें स्टीव वॉग और रिक्की पॉन्टिंग को भी पास करना है। अच्छा, सभी बच्चे जल्दी से बताओ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है भाई? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है भाई, ये भी आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों, किसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है? हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष, ठीक है, विधानसभा का। जैसे अपनी जो लोकसभा है उसके वर्तमान के जो अध्यक्ष है, लोकसभा स्पीकर है, वो कौन है? ओम बिरला साहब, कोटा से बिलोंग करते हैं। तो यहां पे पूछा गया है अभी अभी कोई नया इंसान क्या बना है? अध्यक्ष बना है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का। उनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया। कुलदीप सिंह पठानिया अभी अभी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। देखो, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 5 बार विधायक रह चुके कुलदीप सिंह पठानिया को गुरुवार को सर्वसम्मति से, यहां पर कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, सर्वसम्मति से बना दिया गया है। कैनबरा, बिल्कुल सही है बेटा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अश्विनी चौधरी, ठीक है भाई। आगे देखो, और सर्वसम्मति से बनाया है, कोई चुनाव नहीं हुए, वैसे तो चुनाव होते हैं लेकिन सर्वसम्मति से इनको बना दिया गया है। और देखो देखो सर्वसम्मति, 2 शब्द मैंने आपको क्लास में बताए, एक होता है मनोनीत, एक होता है निर्वाचित। मनोनीत मतलब नॉमिनेट करना, एक इंसान को सर्वसम्मति से, सभी की इच्छा से, सभी की राय से किसी पद पर बिठा देना। और एक होता है निर्वाचन या इलेक्शन के माध्यम से एक पोस्ट के लिए बहुत सारे लोग लड़ते हैं और उसमें से कोई एक जीत के निकलता है, ठीक है। यह विधायक और पेशे से वकील है और 1985 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर ये विधायक भी बने हैं। 1985 में पहली बार ये कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी बने हैं। आगे देखो, अच्छा जल्दी से बताओ हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना था? तो 18 दिसंबर 1970। ध्यान से देखना,
18 दिसंबर 1970 को पार्लियामेंट में लॉ पास हो जाता है, लेकिन इनको राज्य बनाया जाता है 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिलता है और यह भारत के 18वां राज्य बनता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इससे पहले शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश था, आप सभी को पता है, और पार्लियामेंट ने 18 दिसंबर 1970 को इसको पार्लियामेंट में लॉ पास किया कि इसको केंद्र शासित प्रदेश से हटा के राज्य बनाएंगे, और इसको जो स्टेटहुड का दर्जा मिला है, राज्य का दर्जा मिला है, वो 25 जनवरी 1971 को मिला है और ये भारत का 18वां राज्य बन गया है। अब जल्दी से बताओ कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, आप सभी को पता है, एक तो है शिमला और एक है धर्मशाला। एक तो है शिमला, यह है गर्मी में, और एक है धर्मशाला। धर्मशाला है सर्दी में। शिमला और धर्मशाला दो राजधानी है, गर्मी में और सर्दी में, यह आपको पता होना चाहिए। और इससे नीचे जो पड़ोसी देश है उत्तराखंड, ठीक है, इसके जो नीचे पड़ोसी देश है उत्तराखंड, उसकी भी दो राजधानियां हैं। ठीक है, आगे देखो। हाँ, हिमाचल प्रदेश के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें तो इस वक्त हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सुखविंदर सिंह। अगर हम सीएम की बात करें तो यह है सुखविंदर सिंह। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री वो है सुखविंदर सिंह, और गवर्नर कौन है यहाँ के, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राज्यपाल कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इनको शॉर्ट में आरवी आर्लेकर भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है सर, पहलागू गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चाय मत दिखाओ यार, मेरी भी इच्छा होती है चाय पीने की। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। कुलदीप सिंह पठानिया, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है। एचडीएफसी बैंक ने किसी न किसी के साथ साझेदारी की है डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए। किसके साथ की है, उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, उस संस्था का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। तो यह करार बैंक के एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए किया गया है, मतलब डिजिटलाइजेशन के लिए किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी। 1971 में, बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश राज्य बना था। ठीक है, और इस करार का उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के इस्तेमाल के साथ अपनी सेनाओं को अधिक सुरक्षित बनाना है। आप सभी को पता है माइक्रोसॉफ्ट का एक साइट है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत अब ये अपनी सेवाएं एचडीएफसी को भी प्रदान करेंगे। इन दोनों के बीच करार हो चुका है। अब जल्दी से बताओ, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में, और एक तरफ मैं क्या लिखूंगा, इसका मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर कहां है। मुख्यालय हेडक्वार्टर क्या है, और इसका फाउंडर या संस्थापक कौन है, और इसका जो प्रेजेंट में सीईओ है वो भी हमें पता रहना चाहिए। चारों की चारों इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और बाकायदा आपसे पूछा जाता है। गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो है रेडमंड में। रेडमंड कहां पड़ता है, रेडमंड पड़ता है वाशिंगटन में। देखो, एक तो वाशिंगटन डीसी है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, और एक वाशिंगटन है, सिंपल वाशिंगटन, ये भी एक राज्य है। तो वाशिंगटन में रेडमंड नाम की जगह पड़ती है, वहां पर इसका मुख्यालय। और इसको बिल गेट्स ने स्टार्ट की थी, आप सभी को पता है, बिल गेट्स। और भारतीय इसका सीईओ है, आप सभी लोग जानते हैं, सत्य नडेला। एक भारतीय इसका सीईओ है, उसका नाम है सत्य नडेला। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में, कल भी इसका जिक्र आया था। और गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यूएसए। और गूगल की स्थापना किसने की थी, लैरी पेज ने। गूगल की स्थापना लैरी पेज ने, और इसके भी सीईओ एक भारतीय है। बड़े ही गर्व की बात है
दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट संस्थाएं कोई है ही नहीं जिसमें कोई ना कोई भारतीय किसी पद पर ना बैठा हो, ठीक है। तो हमें अपने आप को पहचानना है, जानना और आगे की तरफ बढ़ना है। देखो इन लोगों को, किन पदों पर ये बैठे हैं। और यहां पर आपको पता है सुंदर पिचाई, सुंदर पिचाई कौन है? सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है। और देखो अगर हम अमेजोन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका में सीटल में, अमेरिका का सीटल शहर इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना आप सभी को पता है जेफ बेजोस ने की है, जेफ बेजोस। और इसके जो सीईओ है वो कौन है? एंडी जेसी, ठीक है, एंडी जेसी। एंडी जेसी इस वक्त अमेजोन के सीईओ है भाई। पहले जेफ बेजोस थे, अब जेफ बेजोस डिप्टी डायरेक्टर के पद पे आ गए हैं और काम दे दिया है एंडी जेसी को। और अगर भारत पे की बात करें तो भारत पे की स्थापना 2018 में। अच्छा, भारत पे है क्या? ये पैसों को ट्रांसफर करने का डिजिटल तरीका है, एक माध्यम है भारत पे। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहां है भाई? नई दिल्ली में है। और स्थापना किसने की है? असनीर ग्रोवर। शार्क टैंक देखा है आप लोगों ने यूट्यूब पर, एक प्रोग्राम चलता है उसमें असनीर ग्रोवर बैठा रहता है, वही इसका संस्थापक है असनीर ग्रोवर। और इसके जो सीईओ है वो है सुनील समीर। असनीर ग्रोवर, असनीर ग्रोवर और सुनील समीर, सुनील समीर। सुनील समीर कौन है? इसके सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है? अपना कोलैबोरेशन किया है। आगे देखो, किस राज्य ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को हाल ही में खत्म करने का फैसला किया है? राजस्व पुलिस व्यवस्था, राजस्व पुलिस व्यवस्था वर्तमान में केवल और केवल एक राज्य में चल रही थी बच्चों। उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड। उस राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड में ये चल रही थी। और इसका मतलब क्या है राजस्व पुलिस का? राजस्व पुलिस के अगर मतलब की बात करें तो देखो, पहले पुलिस का काम पुलिस ही करती थी, लेकिन जो पटवारी हुआ करते थे, पटवारी हुआ करते थे, उनको भी एक काम सौंपा गया कि आप भी पुलिस वाला ही काम करो। और वह किया गया था खर्चा कम करने के लिए, ठीक है। खर्चा कम करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसे कहा कि अगर हम और पुलिस की भर्ती करेंगे तो और सैलरी देनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, पुलिस का काम भी क्या करते हैं, पटवारियों से करवाते हैं, ठीक है, पटवारियों से। तो इसको पटवारी पुलिस भी कहा जाता है भाई, इसको पटवारी पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। किसको? राजस्व पुलिस व्यवस्था को। और ये पुलिस नहीं है, इसको पुलिस का काम सौंपा गया है, मतलब एफआईआर लिख सकते हैं, बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, अपराध करने वालों को पकड़ सकते हैं, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। वो सारे के सारे अधिकार जो पुलिस के पास है। लेकिन एक अधिकार इनके पास नहीं था, ये हथियार नहीं रख सकते थे, गन या राइफल इनको नहीं दी जाती थी, ठीक है। ये सिविल लोग हैं, ठीक है, आम कर्मचारी हैं, इनको डंडा दिया जाता था, ठीक है, इनको डंडा ही दिया जाता कि आप डंडे से ही काम चलाओ, आपको क्या नहीं दी जाएगी, हथियार, पिस्टल वगैरह, राइफल वगैरह नहीं दी जाएगी। इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, गांधीयन पुलिस या गांधी पुलिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो राजस्व पुलिस या पटवारी पुलिस या गांधी पुलिस एक ऐसी पुलिस है जिसका काम क्या था, जो पुलिस का काम है, लेकिन बशर्ते इनको हथियार नहीं दिए गए हैं, ठीक है, और राइफल वगैरह नहीं दिए गए हैं, इनको डंडा ही रखना है, बाकी वो सारे काम जो करते हैं। तो उत्तराखंड ने फैसला कर लिया है कि जब किसी राज्य में ये मौजूद ही नहीं है तो मैं इसको लेके क्या करूं, तो उत्तराखंड इसको अब हटाने वाला है। देखना, उत्तराखंड प्रदेश में राजस्व पुलिस की व्यवस्था की शुरुआत 1861 में पहली बार की गई थी भारत राज्य में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, जिसके तहत पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार से लेकर जिलाधिकारी और मंडलायुक्त तक को राजस्व कार्यों के लिए ही पुलिस के कार्यों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी, ठीक है। जो खर्चा हो रहा था, और भर्ती लेंगे तो बाकायदा अगर स्पेशल पुलिस की भर्ती लेंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी, खर्चा होगा कपड़े का, जूतों का, हथियारों का। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, पटवारी है, तहसीलदार है और जो जिला अधिकारी है, इन सबको भी पुलिस का काम सौंप दिया गया था, ठीक है। इसको गांधी पुलिस कहने के पीछे रीजन है बेटा कि यहां पर
इसको हथियार नहीं दिए गए थे, ये केवल और केवल डंडे से ही उपयोग कर सकती थी। राइफल और पिस्टल इनको अलाउ नहीं था। ये क्या है? सिविल अधिकारी है, इसलिए इसको गांधी पुलिस नाम से भी जाना जाता है। ये हथियारों का यूज नहीं करते, केवल और केवल डंडे का यूज करते थे, इसलिए इसको गांधी पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। और देखो, इस व्यवस्था से एक बड़ा रोल पटवारी का रहता था। पटवारी का सबसे बड़ा रोल था, जिसके पास अपराधियों से टक्कर लेने के लिए आधुनिक हथियार नहीं, महज एक डंडा रहता था, और इसी डंडे की वजह से इसको गांधीयन पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय कानून के अनुसार अस्त्र शस्त्र केवल रेगुलर पुलिस धारण कर सकती है। जो वास्तव में पुलिस है, रेगुलर पुलिस है, वो ही अस्त्र शस्त्र धारण कर सकती है। ठीक है, इनको अस्त्र शस्त्र धारण करने की इजाजत नहीं थी, केवल डंडा ही दिया जाता था, इसलिए इसको गांधी पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्व पुलिस को यह सुविधा नहीं मिलती है, जिस कारण इस पुलिस को उत्तराखंड में गांधी पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। और इसको लीगल कर दिया गया था गांधीयन पुलिस को 1915 में। इस राजस्व पुलिस व्यवस्था को 1915 में लीगल भी कर दिया गया था। ठीक है, स्टार्टिंग 1861 से हुई थी, ध्यान रखना, और इसको लीगल कब कर दिया था? 1915 से। यह भी आपको पता रहना चाहिए। तो उत्तराखंड राज्य, अच्छा एक बात और जान लो, यह केवल एक ही राज्य में मौजूद है वर्तमान में, और वो भी इसको हटाने जा रहा है, वो है उत्तराखंड। अब जल्दी से बताओ, बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना, और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी है गेयरसेन और देहरादून। गेयरसेन गर्मी में, मैंने आपको बताया था, गे फॉर गर्मी, और देहरादून, देहरादून किसमें भाई? सर्दी में इसकी राजधानी बन जाती है देहरादून। अभी अभी हिमाचल प्रदेश भी आया था, उसकी भी दो राजधानी है, इसकी भी दो राजधानी है, जम्मू कश्मीर की भी दो राजधानी है, और लद्दाख की भी दो राजधानी है। ठीक है, तो ये 4 राज्यों की दो दो राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। और बताओ, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी क्या है भाई? बेंगलोर। अब जल्दी से चीफ मिनिस्टर के नाम भी जान लेते हैं। ठीक है, इसके चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री मैं एक तरफ लिख रहा हूं और गवर्नर एक तरफ लिख रहा हूं, जल्दी से बताना। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है भाई? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। फागू चौहान गवर्नर है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री वो है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। गवर्नर कौन है भाई? गुरमीत सिंह गवर्नर है उत्तराखंड के। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है। ममता दीदी या ममता बनर्जी, जिनको प्यार से बीजेपी वाले दीदी के नाम से बुलाते हैं, वही ममता बनर्जी है। और इसके गवर्नर है सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस, सीवी आनंद बोस इसके गवर्नर है। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो बसवराज, बसवराज बोमई। और इसके जो गवर्नर है वो कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो उत्तराखंड इसका आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति का नाम बदला गया है, और उसको नाम दिया गया है अक्षरधाम एक्सप्रेस। अक्षरधाम एक्सप्रेस। अब देखना ध्यान से, रेल मंत्री हैं हमारे, ठीक है, अश्विनी। ठीक है, उन्होंने BAPL स्वामीनारायण संस्थान के प्रमुख स्वामी, ठीक है, प्रमुख स्वामी का देहांत हो गया है अभी कुछ 1-2 साल पहले। उनका 1 महीने तक प्रोग्राम चलने वाला है। ठीक है, तो वो संस्था के आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को श्रद्धांजलि देने के लिए निर्णय किया गया है। BAPS, अगर हम BAPS की फुल फॉर्म की बात करें बच्चों तो बोसाचन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण महाराज। बोसाचन स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान। ठीक है, बोसाचन स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी रामायण संस्थान। ठीक है, BAPS। तो इसके ये संस्थापक कौन है? स्वामीनारायण संस्थान। और इसी स्वामीनारायण संस्थान ने क्या बनाया है? अक्षरधाम मंदिर।
इसी ने अक्षरधाम मंदिर बनाया है। कहां पे? दिल्ली में 2005 में इसी संस्थान के द्वारा, और अब तक ये 1100 से ज्यादा मंदिर बना चुके हैं। ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय है, स्वामीनारायण संस्थान है, इसी के प्रमुख स्वामी महाराज के 1 महीने का प्रोग्राम चलने वाला है, और उसी के उपलक्ष्य में इस ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? अक्षरधाम एक्सप्रेस रखा गया है। संपर्क क्रांति, जो कि अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 6 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 जनवरी को युद्ध अनाथों के विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन। जो भी युद्ध के दौरान बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनकी सहायता के लिए यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड डे फॉर वार ऑर्फन, युद्ध के दौरान जो जिनके माता पिता डेथ हो जाती है, जो अनाथ हो जाते हैं, उसी दिवस को हम मनाते हैं 6 जनवरी को। जल्दी से याद करो, 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? 1 जनवरी को क्या मनाते हैं? विश्व परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे, विश्व परिवार दिवस, विश्व परिवार दिवस या विश्व पारिवारिक डे। और अभी अभी 4 जनवरी का भी मैंने आपको बताया है। 4 जनवरी को क्या है? विश्व ब्रेली डे, विश्व ब्रेली डे, विश्व ब्रेली दिवस। ठीक है, यह क्यों मनाया गया था? जो अंधे लोग होते हैं, जिनकी विजन साइट कम होती है, उनकी एक लिपि होती है ब्रेली नाम की, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेली दिवस, और 6 जनवरी को क्या है? युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, वार डे, वार डे फॉर द वर्ल्ड डे फॉर द वार ऑर्फन। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है, योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, युद्ध अनाथों के लिए विश्व दिवस फ्रांसीसी संगठन AOAS, एनफेक्स एंड एंडेस द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युद्ध के परिणामों से प्रभावित बच्चों के जीवन स्तर पर प्रकाश डालना और उनके भविष्य को सुधारना है। और यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में अनुमानित 153 मिलियन बच्चे, 153 मिलियन की अगर हम बात करें तो इसमें बेटे हो जाएंगे लगभग 15.3 करोड़। दुनिया में लगभग 15.3 करोड़ बच्चे अनाथ है युद्धों की वजह से। ठीक है, हाँ, 8 मार्च को मनाया जाता है बेटा। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है कौन सा दिवस? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और योगा डे मनाते हैं 21 जून को। नेक्स्ट देखो भाई सभी लोग। अच्छा, अगर आप बैंक के एस्पिरेंट हैं, बैंक के एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, चाहे वो RBI की हो, चाहे वो SBI की हो, किसी भी प्राइवेट बैंक की, तो आराम से अचीव कर सकते हैं। आपके लिए न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। ठीक है, न्यू ईयर ऑफर 2023 से स्टार्ट है और 70% डिस्काउंट है। सुनहरा मौका है, कहीं ये ऑफर हाथ से निकल ना जाए। ठीक है, अभी ऑफर है और आप इसकी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, आप इसको चुन सकते हैं। ठीक है, यहाँ की जो बेस्ट टीम है पावरमाइन इंस्टीट्यूट की, उसने अपना इसमें योगदान दिया है। ठीक है बच्चों, और देखो, हाँ, आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों। मैं आज अपने लेक्चर को यहीं विराम देता हूं। कल इसी वक्त इसी जगह वापस से हम लोग मिलने वाले हैं 7:15 पे। ठीक है, तो सभी बच्चे, चाहे आप रजाई में बैठ के ही पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर। ठीक है, इस बहाने उठ तो जाओगे, वरना उठने में भी जोर आता है। ठीक है, 5-5 मिनट करते करते हम क्या करते हैं कि चलो 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, मैं भी अगर आपको पढ़ाना ना हो तो 100 बात है, मैं भी 7 बजे या 6 बजे नहीं उठूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।